हेलो फ्रेंड्स। आम बजट 2023-24 पेश हो गया है पार्लियामेंट में। निर्मला सीतारमण जी ने अपने कार्यकाल में ये फिफ्थ टाइम ये एनुअल बजट पेश किया है। एनुअल बजट यानी कि एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, इसको टेक्निकल वर्ड इसका यही है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बजट के नाम से जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम जानेंगे आज, जैसे बजट वर्ड आया कहाँ से। तो ये फ्रांस में एक चमड़े के बैग में उनका बजट पेश होता था, जिसे बुगेट कहते थे, और बुगेट यही बाद में चल के ये बजट का नाम मिला इसको। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बार के हाइलाइट्स क्या हैं। और उसके पहले हम जान लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसे अगर समझ लेंगे तो पूरा बजट, इसका जो टेक्निकल पार्ट है या टेक्निकल वर्ड्स जो इसमें यूज हुए, वो सब आपको समझ में आएगा। तो आम बजट 2023-24 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार पांचवी बार ये पेश किया है। 2024 का आम चुनाव के पहले यह मोदी सरकार का लास्ट बजट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें जानना चाहिए, और वो है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, यानी बजट का जो टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल नाम है, वो जाने, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। और इसमें हम देखेंगे बजट डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, साथ में फिस्कल डेफिसिट क्या है, और हम जानेंगे कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट क्या है। और दो पॉइंट और याद रखिएगा, रेवेन्यू कैपिटल का क्या डिफरेंस है और सेस क्या होता है। इतनी बातें अगर समझ लेंगे, पूरा बजट आपको बेहतर तरीके से, उसके जो वर्ड्स के जो जार्गन्स है वो समझ में आएगा और आपको कोई शॉक नहीं लगेगा। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और शुरू करते हैं हम। तो पहली बार जो भारत का बजट पेश हुआ था, वो एक स्कॉटिश बिजनेसमैन जिनका नाम है जेम्स विल्सन, इन्होंने पहली बार पेश किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1860 में 7 अप्रैल को। राइट। कुछ टेकअवेज और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है। 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला बजट ब्रिटिश संसद में स्कॉटिश बिजनेसमैन विल्सन ने पेश किया था। तभी वो बजट दस्तावेजों को एक चमड़े के बैग में लेकर आए थे, जो कि ट्रेंड चल रहा था फ्रांस में, बुगेट जिसे कहते, वैसा ही लेकर आए थे। मगर बाद में इन लोग भी ब्रीफकेस यूज करने लगे, और फिर एक ब्रीफकेस दूसरे अगले फाइनेंस मिनिस्टर को ये दे दिया जाता था। बट भारत में इसकी ये चमड़े के बैग की बजाय ब्रीफकेस भारत में यूज होता है, और साथ में वो हर फाइनेंस मिनिस्टर अपना अलग अलग ब्रीफकेस लेकर आता था। ये ट्रेंड था, जो अब और लेटेस्ट में ये बदल गया 2020 से, जब से ये हमारा डिजिटल बजट आने लगा है। निर्मला सीतारमण ने भी पहला बार भी इन्होंने ही पेश किया था डिजिटल बजट, जो अपने टैब पर उन्होंने पढ़ा था, वैसे एक बैग लेकर आती हैं। शायद ये सिर्फ सिंबॉलिक है। तो चलिए देखते हैं और आगे के पॉइंट्स को। आजाद भारत का पहला जो बजट पेश हुआ था, वो फुल फ्लेजेड बजट, उन्होंने N.R.K. शनमुगम चेट्टी ने इसे पेश किया था। ये हुआ था 1947 के नवंबर में। राइट। लेकिन पहला बजट की अगर बात करो कि भारत इंडिपेंडेंट भारत या किस इंडियन ने पेश किया था, तो वो थे लियाकत अली खान, जो बाद में वन डिवाइडेड इंडिया का था। वो इंटरिम बजट था, यानी फुल फ्लेजेड बजट आने से पहले कुछ खास समय तक के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए जो बजट पेश किया गया, जिसे इंटरिम बजट के नाम से हम जानते हैं। ये जो पहला इंडियन ने पेश किया था वो थे लियाकत अली खान। राइट। उसके बाद तो ये शनमुगम चेट्टी जी ने पेश किया था। ये लियाकत अली खान है, ये शनमुगम चेट्टी हैं, जो हमारे भारत का फुल फ्लेजेड बजट पहली बार पेश किया था 1948 में, 31 मार्च 1948 में। ये अवधि यहाँ दिया हुआ है, यानी ये कब से कब पीरियड के लिए था। तो 1947, 15 अगस्त 1947 जब आजाद हुए थे, और उसके बाद 31 मार्च 1948 तक के लिए पेश किया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया, तो वो मोरारजी देसाई थे, 10 टाइम्स। पी चिदम्बरम उसके बाद 9 टाइम्स, और प्रणब मुखर्जी ने 8 टाइम्स पेश किया। और फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था और हम देश हमारा रिपब्लिक घोषित हो गया था, उसके बाद से पहला जो बजट लाए थे वो ये थे जॉन मथाई। राइट। उसके बाद इंदिरा गांधी पहली विमेन थी जिन्होंने बजट पेश किया, और सेकंड तो ये निर्मला सीतारमण जी हैं, जो दूसरी विमेन है जो कि बजट को इन्होंने पेश किया। नाउ 1920 में 161 ईयर्स के बाद पहली बार कागज में ये बजट नहीं पेश हुआ था, बल्कि ये डिजिटल फॉर्म में पेश हुआ था। इससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, इकोनॉमिक फायदा हुआ था, क्योंकि उसके पहले ही देख लिया गया था, जो कि 2015 में पहला जो राज्य था वो हिमाचल प्रदेश था, जिसने डिजिटल बजट पेश किया था, और इस तरह से उसको 15 करोड़ का फायदा हुआ था।
भारत ने इसके लिए एक अपना एक ऐप भी शुरू किया ना। पेपरलेस बजट पहली बार हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ था और इट सेव्ड 15 करोड़, राइट। जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने बजट को पेश किया एज अ प्राइम मिनिस्टर रहते हुए। होम मिनिस्ट्री भी, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उन्हीं के हाथ में था, तो उन्होंने 58-59 में बजट पेश किया था। और सबसे रेवोल्यूशनरी बजट अगर कुछ कहते हैं आप, तो वो हुआ था मनमोहन सिंह के द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 1991-92 में। इट ओपनड अप द इंडियन इकोनॉमी टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, और बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे इंडियन सिस्टम में। कोई बिजनेस शुरू करने के लिए कई जगह उसको पास कराना पड़ता था, उसको थोड़ा ईज आउट कर दिया था इन्होंने, और इसका बहुत इम्पैक्ट भी पड़ा। तो ये जवाहरलाल नेहरू थे पहले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने पेश किया था, और ये रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके बाद देखिए, आपको 3 वर्ड बहुत अच्छे से जानना चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स किसको कहते हैं? जो भी बिजनेस हाउसेस हैं उन पर जो उनसे जो टैक्स लिया जाता है उनके इनकम पे, उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, राइट। दूसरा, एक्साइज ड्यूटी। अब भारत में बहुत सारा इंडस्ट्रीज है जहां प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। गवर्नमेंट उसे एक्साइज ड्यूटी, वैसे तो अब इसे जीएसटी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन पेट्रोल, डीजल और शराब अब भी जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। और तीसरा वर्ड जो आपको जानना चाहिए वो है कस्टम ड्यूटी। ये ड्यूटी लगता है, ये टैक्स लिया जाता है जब हम कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर कस्टम ड्यूटी। यानी एक्साइज ड्यूटी वो ड्यूटी है जो इंटरनल विद इन द कंट्री जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर, और कस्टम ड्यूटी है जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उस पर। कॉर्पोरेट टैक्स मैंने आपको समझा दिया, आई बिलीव। अब आता है यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 1 February 2023 को पहला बजट पेश किया। इनके लिए तो 5वां था ये बजट पेश किया इन्होंने ना। बजट टर्म्स जानना बहुत जरूरी है। अब हम आज उसके एबीसी यानी बेसिक्स ऑफ बजट टर्म्स हम समझेंगे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइंस्टीन को ही समझ में आएगा, आपको भी आएगा, और मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। और इस तरह से कभी भी कोई बिजनेस जार्गन आपको आए, बिजनेस टर्म आए तो नहीं समझ में आए तो थोड़ी सी परेशानी होती है, वो अब के बाद से नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है। ये रही निर्मला सीतारमन जी। और क्या क्या हमें जानना है मैंने अभी आपको बता दिया है कि बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, रेवेन्यू और कैपिटल का क्या डिफरेंस और सेस क्या है। तो चलिए इसको हम पहले जान लेते हैं। इनकम क्या होता है और एक्सपेंसेस क्या होता है, कहां से इनकम आता है, वो भी जनरली यहाँ देखिए ये येलो बॉक्स में है। टैक्सेस से इनकम होता है, टैक्सेस से गवर्नमेंट को, जनरल एक आइडिया दे रहा हूँ, टैक्सेस से इंटरेस्ट मिलता है गवर्नमेंट को। कुछ गवर्नमेंट के पास ऐसे लैंड है जो उनको यूज में नहीं है या जो भी है उसको वो सेल करते हैं। जैसे रेलवे ट्रैक के पास में काफी सारी जमीनें हैं और सरकार उसको अभी यूज नहीं करी, उसको सेल करके पैसा आता है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी उसके पीएसयूज के जो शेयर्स हैं उसको बेच करके गवर्नमेंट को पैसा आता है। तो इनकम के एक जनरल स्रोत हैं। एक्सपेंसेस कहाँ होते हैं? सैलरीज देते हैं, रोड्स बनाना है, ब्रिजेस है, एम्स बनाने हैं, आईआईटीज बनाने हैं, ऐसे कई चीजें, ट्रेन खरीदने हैं। अब तो रेलवे बजट भी मेन जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो जनरल बजट है उसमें इंक्लूड कर लिया गया है। अब हम पहला टर्म समझते हैं, बजट डेफिसिट क्या है। देखिए, आप अपने घर में मान लीजिए कोई बजट, कुछ पैसा आपका इनकम है, से 1000 का आपका इनकम है, और आपने जो बजट बनाया वो दे देखा कि ग्रोसरी में मेरा इतना खर्च होगा, स्कूल फीस में, मेडिसिन में इतना खर्च होगा, एक्सेट्रा, और आपने देखा कि ये 1200 आपका टोटल बजट एक्सपेंसेस आपको आ रहा है। इनकम आपका 1000 का, खर्चे आपके 1200 होने वाले हैं। तो ये जो 200 रुपए का डेफिसिट है इसे ही बजट डेफिसिट कहते हैं। इसी ही क्रम में समझें, हम अपने घर और अपने आसपास के एग्जाम्पल से ही समझें तो ज्यादा इजियर होगा इसको समझना, राइट। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा चीज है, इसे अगर समझ लेंगे तो शायद सब कुछ समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इमेजिन कीजिए कि एक पिक्चर हॉल बनाना है जिसमें 200 रुपीज का खर्च हो रहा है, राइट। और बनाने के बाद जो टोटल पैसा आएगा, टिकट से आएगा, कोक बेचकर आएगा, पॉपकॉर्न बेचकर आएगा, कुछ भी से जो पैसा आएगा पिक्चर हॉल का, से 325 रुपीज आपको आएगा। इस तरीके से 200 रुपए का खर्च, 325 का आपको अनुमान है, ये आपका आपको लगता है कितना पैसा आएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको ₹125 का आपको फायदा होगा। लेकिन होता ये है यहाँ पे, सपोज कीजिए कि 200 की बजाय 195 का ही 195 का ही खर्च हुआ और टोटल पैसे आए आपको 300। यानी इस तरीके से अब आपको जो फायदा हो रहा है वो 105 रुपीज का हो रहा है।
पहले 125 का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन एक्चुअली आपको 105 आया। अब आप देखिए, यहां पर आपको 20 रुपीज का फायदा है, लेकिन पहले जो आपने सोचा था वो 125 मिलना था, लेकिन अब आपको जो प्रॉफिट आ रहा है वो 105 आ रहा है। तो आपको 20 रुपए का जो कम फायदा हुआ, इसे कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, राइट? इसे कहते हैं रेवेन्यू, इवन इफ के फायदा है फिर भी ये टर्म दिया जाता है इसको रेवेन्यू डेफिसिट। हमने एक बिजनेस शुरू करना चाहा जिसमें खर्च हमें लगा कि पिक्चर हॉल बनाएंगे जिसमें 200 रुपए का खर्च होगा और ईयर एंड में 325 रुपीज मिलेगा, यानी कि 125 रुपीज का हमको फायदा हो रहा है। लेकिन हुआ ये कि पिक्चर हॉल बनाने में मुझे 195 लगा और मुझे जो पैसे आए टोटल वो 300 आया, राइट? टोटल पैसे आए 300। इस तरीके से हमें जो टोटल जो फायदा हुआ वो 105 का। पहले हमारा था कैलकुलेशन कि 125 आएगा, लेकिन अब आया 105। इवन दो कि 20 रुपीज का हम प्रॉफिट में है, फिर भी ये इसे रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है, राइट? क्योंकि ये जो हमारा जो 125 की बजाय हमें 105 आया, यानी 20 रुपीज का ही हमारे को कम मिला, ये रेवेन्यू डेफिसिट है, राइट? चलिए आगे देखते हैं। फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल इनकम, गवर्नमेंट का कई तरह से और इनकम आता है, उसको माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ये हमारा हुआ फिस्कल डेफिसिट। जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास वो 3 पॉकेट में रखा जाता है। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, ये सरकार का लाइफलाइन होता है, गवर्नमेंट का जितना भी सैलरीज देना रहता है, कई रोड्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, नॉर्थ ईस्ट के और एक्सपेंसेस हैं, राइट? ये सारे टोटल खर्चे के लिए जो पैसा जहां रखा जाता है उसे कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट सारा पैसा यही रखा जाता है, कंसोलिडेटेड फंड। एक छोटा सा फंड और क्रिएट कर दिया जाता है, उसे कहते हैं कंटिजेंसी फंड यानी इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड 500 करोड़ का, ये 500 करोड़ रुपए उसमें रखे रहते हैं कि कोई ऐसा अनटूवर्ड कोई इंसिडेंट हुआ, सुनामी आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया और गवर्नमेंट को तुरंत पैसे की जरूरत है, तो वो सिंपली प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से ये पैसे निकाल लेता है और अगली बार जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आता है ये 500 करोड़ का फिर वापस फिर क्रिएट कर दिया जाता है। कंसोलिडेटेड फंड वो फंड होता है, इसको पहले ही पार्लियामेंट से अप्रूवल ले लिया जाता है, क्योंकि ये तो पता है आपको कि सैलरी में क्या खर्च होगा, तो जो चीजें पहले से पता है वो कंसोलिडेटेड फंड से निकाला जाता है और पार्लियामेंट के अप्रूवल पहले ही ले लिया जाता है। कंटीजेंसी फंड इमरजेंसी होता है, जो कभी भी आ सकता है, जरूरी नहीं कुछ समय पार्लियामेंट सेशन में हो। इस केस में सिर्फ प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से ये पैसा निकाल लिया जाता है, बाद में अगले पार्लियामेंट का जब सेशन बैठता है तो इसे जस्टिफाई करके और इस पैसे को वापस रख दिया जाता है। पब्लिक अकाउंट जनरली गवर्नमेंट जो एक तरह का बैंकर की तरह काम करता है, जो हमारा पीपीएफ जीपीएफ में पैसा जमा होता है सरकारी नौकरी वालों का, वो और भी जनरल पब्लिक का भी वो पैसा वहां रखा रहता है, राइट? तो ये 3 तरह का फंड जमा होता है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, सब मैंने समझा दिया। ये साइक्लोन, क्लाउड बर्स्ट या अर्थक्वेक या सुनामी कुछ भी आया तो ऐसा खर्च होगा। और ये देखिए यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, इट कैन नॉट बी विथड्रॉन विदाउट द पार्लियामेंट्स अप्रूवल। कौन सा? कंसोलिडेटेड फंड, पार्लियामेंट का अप्रूवल पहले से चाहिए। कंटिजेंसी के लिए ऐसा नहीं, वो तो इमरजेंसी फंड है, सिर्फ प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से वो पैसे निकालना है, यूज करना है और वापस उसे वहीं पर रख देना है। सेस होता है, अगर सरकार को लगता है कि कोई एरिया अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहां वो खर्च करेगा और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है तो सेस लगाता है। जनरली ये 2% होता है, आप देखेंगे पेट्रोल पे लगा दिया जाता है या और कोई एंटरटेनमेंट या और किसी चीज पे लगा करके गवर्नमेंट ये फंड रेज करता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो काम हो सरकार का उसमें खर्च करने के लिए। उसी तरीके से पब्लिक अकाउंट मैंने आपको बताया कि फॉर्म्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 266(2), this is an account where the government acts like a banker, as this is a collection of money belonging to others such as public provident fund etc etc, right? अब रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है? भगवान, रेवेन्यू को समझिए रोकड़ा, रुपया। अब जो रुपया सरकार को आया वो रेवेन्यू अकाउंट में रखा जाएगा, वो रुपया जहां खर्च करोगे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। कैपिटल अकाउंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जब सरकार कोई ऐसी चीजें जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट बेच करके पैसा लाया, किसी बिल्डिंग को, ऑफिस बिल्डिंग को बेचा, कुछ लैंड डिस्पोज किया, उससे जो पैसा आया वो कैपिटल अकाउंट होता है। और इसी तरीके की चीजें में जहां खर्च वो करेगा उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे मॉल्स बनाना, पिक्चर हॉल बनाना, एयरप्लेन्स खरीदना, ट्रेन खरीदना, ये सब कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है।
नाउ कैपिटल और रेवेन्यू आपको समझा दिया। कैपिटल और रेवेन्यू का जब कंपैरिजन करोगे तो आपको समझना है कि कैपिटल क्या है और रेवेन्यू क्या है। मान लीजिए 1 लाख रुपए लगा करके हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं। 1 लाख रुपए में हमने एक बिजनेस हाउस खड़ा किया और उसपे 30,000 का हमको प्रॉफिट होता है। तो ये 1 लाख रुपए ओरिजिनली जो डाला गया, $1 लाख जो डाला गया सॉरी, ये कैपिटल है उस बिजनेस को शुरू करने के लिए। और 30,000 जो उस पे रोकड़ा हमें मिला, जो पैसा हमें मिला, जो प्रॉफिट हुआ, वो रेवेन्यू है। आई बिलीव इसके बाद आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। और अब हमें ध्यान क्या रखना है, किन किन मेजर चीजों पे ध्यान रखना है। बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इनकम टैक्स स्लैब्स क्या है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के क्या प्रोग्राम्स है, एजुकेशन, विमेन एंड चिल्ड्रन, मनरेगा पे और रेलवेज पे। ये सब एरिया है जहां पर आपको ध्यान से चीजों को समझना है कि सरकार ने क्या स्टेप्स लिया, क्योंकि इसका इफेक्ट पूरे देश पे पड़ेगा, हम पर भी पड़ेगा, आप पर भी पड़ेगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि बजट हाइलाइट्स क्या है। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, इसे देखिए, इसे समझे। बजट शुरू किया है इन्होंने और साथ में इन्होंने एक कुछ टर्म्स यूज किए हैं, कुछ बातें बताई हैं शुरुआत में ही, वो देखिए। इनका कहना है कि अब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो गए हैं। दुनिया में 5वां सबसे बड़ा हम कंट्री, इकोनॉमिक लार्जेस्ट, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं पूरी दुनिया में। लास्ट ईयर तक हम 10वें नंबर पे थे। और ये देखिए 5 बार निर्मला सीतारमन ने ये बजट को पेश किया है, 2019 में, 2020 में, 21, 22, 23 में। बजट हाइलाइट्स और क्या है, 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी हो गए हैं। और ये इनका मानना है कि ये जीडीपी ग्रोथ जो हमारा होगा, ये एक्सपेक्टेड है 7% पे। नाउ 47.8 करोड़ जनधन अकाउंट ओपन किया गया है, यानी लोगों का बैंक में अकाउंट खोला गया है। नो फ्रिल अकाउंट होता है जिसमें बेसिक काम कर सकेंगे। तो आम जो गरीब पब्लिक जिसका कभी बैंक में अकाउंट नहीं हुआ करता था, वो काफी लोगों का खोल दिया गया अकाउंट, ताकि गवर्नमेंट जो सब्सिडी देता है डायरेक्ट इनके अकाउंट पे चला जाता है, तो बीच में वो पैसा लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट, लगभग 80 करोड़ पॉपुलेशन को इनका कहना है कि फ्री ग्रेन्स दिया गया। 2 लाख करोड़ इस पे खर्च हुआ है लास्ट ईयर, जिससे 80 करोड़ पॉपुलेशन को इसका फायदा हुआ। नाउ 11.7 करोड़ टॉयलेट्स क्रिएट किया गया, यानी ओपन डिफेकेशन से अब आप बच गए। पैन को अब एक कॉमन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। हम ज्यादातर बिजनेस शुरू करते तो पहले पैन से ही इस्तेमाल होता है, तो अब उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, पैन का भाव बढ़ गया। अब पैन को भी कॉमन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल होगा, राइट। पर कैपिटा इनकम कहना है कि ये डबल के आसपास हो गया, यानी दुगना हो गया। 1.97 लाख पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़कर हो गया। नाउ पीएम आवास योजना पे 66% इंक्रीज कर दिया गया। अब और ज्यादा घर बनेंगे, लोगों को मिलेगा सरकार की तरफ से। नाउ कर्नाटका में ड्राउट हुआ है, वहां पे सूखा पड़ा है, उसके लिए 5300 करोड़ एक अलग से फंड दिया गया है सरकार के द्वारा। और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 15,000 करोड़ का एक उसके लिए आवंटित किया गया है, राइट। तो आई बिलीव ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ के समझ गए होंगे। क्या क्या देख लीजिए, 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी हम हो गए हैं। जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है 7% का। 47.8%, 47.8 करोड़ जनधन अकाउंट खुल गया है। फ्री ग्रेन्स दिया गया है, जिसपे सरकार का खर्च हुआ है 2 लाख करोड़ का, जिससे 80 करोड़ पॉपुलेशन को खाना मिला है। कोरोना के टाइम में काफी लोग मुसीबत में आ गए थे, तो सबको खाना मिले इसकी सरकार ने इंतजाम किया था। 11.7 करोड़ टॉयलेट्स बना दिए गए, तो ओपन डिफेकेशन अब नहीं होता है मोस्टली। और पैन को अब एक कॉमन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की तरह यूज किया जाएगा। पर कैपिटा इनकम हैज बीन डबल्ड टू 1.97 लाख। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना पे 66% इंक्रीज कर दिया गया। कर्नाटका ड्राउट के लिए 5300 करोड़ दिया गया और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 15,000 करोड़ दिया गया है। तो ये हाइलाइट्स हैं, अभी आगे और भी हैं कुछ हाइलाइट्स, चलिए उसे भी हम देख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स स्लैब्स, सभी इस पे नजर लगाए रखते थे कि आम पब्लिक जो मिडिल क्लास फैमिली है उसका इस पर डायरेक्ट असर पड़ता है। तो टिल लास्ट ईयर 5 लाख का सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना था, अब ये बढ़कर 7 लाख हो गया है। वैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, इसे समझेंगे आप। ये जो 7 लाख तक आपको कई और तरह के रिबेट मिल जाता है, कुछ जगह इन्वेस्टमेंट करके हो जाता है, तो 7 लाख तक आपको एक पैसा भी आपको नहीं देना है। और वैसे भी पहले जो टैक्स स्लैब्स थे
वो 7 स्लैब्स थे, अब इसको घटा करके 5 स्लैब में कर दिया गया। 3 से 6 लाख का 5%, 6 से 9 लाख का 10%, 9 to 12 लाख का 15%, 12 to 15 लाख के लिए 20% टैक्स देना है, और 15 प्लस के लिए, उससे ज्यादा इनकम है तो 25% आपको इनकम देना है। और देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो टैक्स अप टू 7 लाख, नो टैक्स अप टू 7 लाख। अब तो काफी बड़ा राहत है लोगों के लिए। किस किस चीज पर दाम कम होगा इस बजट से, किस चीज पर दाम कम बढ़ेगा, इस चीज पर जो दो चार कुछ आइटम है मेन जिसका यहाँ मैंने मेंशन किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि अभी सरकार काफी प्रमोट कर रहा है, चाह रहा है कि सभी के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल हो ताकि पोल्यूशन कम हो, राइट। तो उस पे दाम कम हुआ है क्योंकि कई तरह के उस पे टैक्सेस कम किए गए हैं। लेड टीवी, एलईडी टीवी, उस पे दाम कम हुआ है। इलेक्ट्रिक टॉयज पर इफेक्ट पड़ेगा इसका, साइकिल पर इफेक्ट पड़ेगा, और आर्टिकल्स रिलेटेड टू बायोगैस, इसमें दाम जो है वो कम होगा इस बजट के चलते। किस चीज पे दाम बढ़ेगा, तो जो चिमनी है, खास करके जो इंपोर्ट करते हैं चिमनी, उस पे दाम बढ़ेगा। सिगरेट पे चूंकि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया गया है 16%, जो डायरेक्ट इफेक्ट डालेगा, सिगरेट का दाम बढ़ जाएगा। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम का भी दाम बढ़ेगा। अब आता है रेलवे बजट, उसमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको देख लीजिए। रेलवे बजट में ये रहा रेलवे बजट, तो बजट पे 2.4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि काफी ज्यादा है लास्ट बजट के हिसाब से। और इसमें अब नई वंदे भारत ट्रेन आएंगी, कुछ सुविधाएं लोगों को मिलेंगी, ये ऐसा कहा गया है मिनिस्टर के द्वारा। नाउ न्यू रेलवे स्कीम के लिए 75,000 करोड़ दिया जाएगा, और पीपीपी पर गवर्नमेंट बिलीव कर रहा है, यानी प्राइवेट पार्टिसिपेशन ये किया जाएगा, प्राइवेट पार्टिसिपेट parties to be involved in the railways infrastructure, its development and all, right? अब आता है एग्रीकल्चर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, श्री अन्न वैश्विक, श्री अन्न का इस्तेमाल किया। तो श्री अन्न वैश्विक सेंटर्स टू बी डेवलप्ड, ऐसा सेंटर्स डेवलप होगा जहां किसानों को एक्सेस मिलेगा और आराम से अपने वो जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकेंगे। डिजिटल ट्रेनिंग टू फार्मर्स, फार्मर को बताया जाएगा। अब पहले वो समझते थे कि वो जो पास की मंडी है वहीं बेच सकते हैं, अगर खरीदार विदेश में है या इसी देश के किसी दूसरे कोने में जो ज्यादा पैसा दे सकता है, तो ये किसान जानेंगे कैसे, उनको डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो डिजिटल ट्रेनिंग टू फार्मर्स, ये न्यू स्कीम फॉर वेटलैंड नियर रिवर्स, रिवर्स के पास में काफी सारा ऐसा जमीन होता है जहां पर और ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, तो वो डेवलप किया जाएगा। नेचुरल फार्मिंग स्कीम किया जाएगा। 1 करोड़ फार्मर्स टू बी ट्रेन्ड फॉर नेचुरल फार्मिंग, 1 करोड़ फार्मर पे ट्रेनिंग दिया जाएगा कि किस तरह से आप पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करें, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर नहीं यूज करें, और किस तरह से आप नेचुरल फार्मिंग करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वालिटी और उसके प्राइस को भी आप बढ़ा सकते हैं। यूनिटी मॉल खोला जाएगा हर स्टेट के कैपिटल में, यूनिटी मॉल टू सपोर्ट स्टेट्स प्रोडक्ट्स। उस स्टेट का एक्चुअली गवर्नमेंट बहुत ही प्रभावित है उत्तर प्रदेश में ओडीओपी से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस चीज से बहुत प्रभावित है। और इसी का एक्सटेंशन आप समझ लें कि हर स्टेट के कैपिटल में, लखनऊ हो, पटना हो, तिरुवनंतपुरम हो, हर जगह एक यूनिटी मॉल खोला जाएगा जहां पर स्टेट का स्पेशल प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जाएगा ताकि वो बिक सके। अंत्योदय अन्न योजना स्कीम के लिए 2 लाख करोड़ दिया गया। कृषि वर्धक फंड, कृषि वर्धक फंड फॉर एग्री स्टार्टअप्स, सो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा, उसका नाम यहाँ पर दिया गया है कृषि वर्धक फंड, इसके लिए एक फंड क्रिएट किया गया है। 10,000 करोड़ टू गोवर्धन स्कीम, कोयर्स ग्रेन्स टू बी प्रमोटेड, सो ज्वार, बाजरा, इन सब का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इनको पहले तो सिर्फ चारा के लिए यूज किया जाता था, अब जाकर उसका इंपॉर्टेंस समझ में आया, जिसमें बाबा रामदेव का भी बहुत योगदान है। तो गवर्नमेंट अब इस चीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा देगा कोयर्स ग्रेन्स के लिए, और फिर इसको सेल करने में भी गवर्नमेंट इनको हेल्प करेगा, क्योंकि देखिए आप तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, डिजिटल ट्रेनिंग दे रहे हैं फार्मर्स को। कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बातें याद रखिए। 45 लाख यूथ को इनको स्टाइपेंड दिया जाएगा 3 साल तक, जब तक उनको नौकरी नहीं है या कोई ऐसा चीज है किसी इकोनॉमी बैकअप के लिए, तो 45 लाख यूथ को ये 3 साल तक के लिए स्टाइपेंड दिया जाएगा। 3 लाख यूथ को ट्रेन किया जाएगा स्किल इंडिया में,
अपार्ट फ्रॉम न्यू मेडिकल कॉलेजेस तो खुलेंगे ही, साथ में 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस। यानी जो डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टरी नहीं पढ़ना है भाई, आपके नर्सेस की भी तो जरूरत पड़ेगी, सर्विस की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन, बड़ा अच्छा है, जिसको शशि थरूर जी ने भी बहुत, वो अपोजिशन में रहते हुए भी उन्होंने इस बात को कहा है कि एक बढ़िया इनिशिएटिव है। क्या है कि इसमें एक डिजिटल लाइब्रेरी बनेगा जिसमें हर क्लास के लिए एक लोकल भाषा में भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ में इंग्लिश में भी मिलेगा। इस तरीके से बहुत से लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, 38,800 नए टीचर्स और स्टाफ्स की भर्ती होगी। एकलव्य मॉडल स्कूल, 38,800 नए टीचर्स और स्टाफ्स की भर्ती होगी। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स फॉर यूथ, 3 एक्सीलेंस सेंटर्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब कारें भी बन रही हैं जिसमें ड्राइवरलेस कार बन रही है, होगा कैसे? तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक कमाल है, राइट? तो उस पर गवर्नमेंट का काफी एम्फेसिस होगा। अब देख लेते हैं कुछ और एमएसएमईज के लिए कुछ और भी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। रेवेन्यू डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू बी, यहाँ थोड़ा सा छिप गया है, 5.5% ऑफ द जीडीपी रेवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट है एक्सपेक्टेड टू बी 6.4% ऑफ द जीडीपी। एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज बाय 13%, यानी देश में जो प्रोडक्शन होगा, मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया, जो प्रोडक्शन होगा डिफरेंट इंडस्ट्रीज से उस पे 13% अब एक्साइज ड्यूटी लगेगा। रिबेट टू प्रोफेशनल्स अर्निंग 75 लाख, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप सीए हैं, अब आपके इनकम, ये प्रोफेशनल इनकम जो आप पर हो रहा है उस पे 75 लाख तक आपको टैक्स नहीं लगेगा, कम लगेगा, ऐसा किया गया, रिबेट दिया गया इस पे। नाउ टैक्स रिबेट ऑफ 1%, 1% और टैक्स रिबेट यहां पर दिया जा रहा है एमएसएमईज को, ठीक है। मार्जिनल एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे लघु उद्योग हैं, जो मार्जिनल उद्योग हैं, उस पे 1% एक्स्ट्रा अब उनको टैक्स रिबेट मिलेगा। जिनका टर्नओवर अप टू 3 करोड़ का होगा उनके लिए। सीनियर सिटीजन्स कैन नाउ इन्वेस्ट 30 लाख, अर्लियर 15 लाख। पहले 15 लाख था, अब सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट कर सकते हैं 30 लाख का, और वैसे भी उनको कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज बैंक्स उनको देती है जो वो जमा करते हैं पैसे। महिला सम्मान सेविंग स्कीम शुरू किया गया है, इसके तहत महिलाएं और बच्चों के लिए अब वो पैसा जमा कर सकते हैं, और इस पे 7.5% इनको इंटरेस्ट मिलेगा, जो जनरल इंटरेस्ट रेट से उससे थोड़ा ज्यादा। सो टारगेट ऑफ 5 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन, ये टारगेट है। हाइड्रोजन एनर्जी को गवर्नमेंट काफी प्रमोट कर रहा है। अब इस पे कार्स एंड बसेस भी, और इवन इनफैक्ट कुछ देश में तो ट्रेन भी चलने लगी हैं। तो ये भारत में इस आने वाले समय के लिए इसका इंपॉर्टेंस समझा गया और यहाँ दिया गया 5 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। हेल्थ कोविड स्ट्रिकन इंडस्ट्रीज, कोविड में बहुत सारी इंडस्ट्रीज को काफी लॉस हुआ है, तो उनको कोशिश किया जा रहा है सरकार के द्वारा 90 to 95% उनके पैसे जो उनका लॉस हुआ है वो किसी तरह उनको वापस मिल जाए। नाउ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ का आवंटन किया गया, और केवाईसी इसको अब थोड़ा ईज कर दिया गया है, क्योंकि इसके चलते कई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस थे तो लोगों को लोन मिलने में काफी मुश्किलें होती थी। अब इसको ईज कर दिया जाएगा, आसान बना दिया जाएगा। नाउ म्युनिसिपल बॉन्ड्स इन स्टेट्स का जो म्युनिसिपल बॉडीज है वो बॉन्ड जारी कर सकता है। सीवेज क्लीनिंग विद मशीन, यानी अब जो सीवेज क्लीनिंग के लिए लोग जो नाले के अंदर जाते थे उसकी सफाई के लिए, जिसमें गैस के चलते काफी मौतें हो जाया करती थी, तो उनको यहाँ पे अब ये मशीन से किया जाएगा। अब इसको नाउ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब इस चीज को समझा है, और इस पे काफी कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है। देखो अपना देश स्कीम शुरू किया, देखो अपना देश, ओके, टू डेवलप टूरिज्म इन बॉर्डर एरियाज। अब बॉर्डर एरियाज पे इसको डेवलप किया जा रहा है, यानी कि आप ध्यान दें, चाइना इंडिया बॉर्डर पर जो एरियाज जो शांति से बैठे रहते हैं वहां पब्लिक हलचल हो जाएगी और विदेशी लोग भी आकर के रहेंगे। इस तरह से अपनी लेजिटिमेसी दिखाने में भी गवर्नमेंट को बनेगा, ऐसा लगता है। 50 नए एयरपोर्ट बनेंगे। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे
ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा सरकार का, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी शहरी विकास के लिए 10,000 करोड़ सरकार ने प्लान आउट किया है। तो ये थे सारे बजट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई बिलीव कि अब आपको टर्म्स भी समझ में आया होगा और बजट के हाइलाइट्स भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।